नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हम अपनी क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ट्राई करेंगे आज की क्लास में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6। देखिए, लेखांकन समीकरण ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। आपको एक ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट करने हैं। आज के इस सवाल में जो भी हमें ट्रांजेक्शन दिए, इनके आधार पर हम लेखांकन समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन देखिए, उदित नए व्यवसाय की शुरुआत की, रोकड़ 5 लाख, माल 1 लाख। देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पहला अकाउंट हो जाएगा कैपिटल। फर्स्ट अकाउंट होगा हमारा कैपिटल। जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अकाउंट होगा हमारा कैपिटल। ठीक है। दूसरा अकाउंट होगा हमारे पास कैश और स्टॉक। देखो, माल को बोलते हैं स्टॉक। एक बात फिर कह देता हूं, आप कई बार क्लास मिस हो जाती है या न्यू स्टूडेंट हो, तो हमारी हर रोज की क्लास अपलोड हो रही है, रेगुलर क्लास अपलोड हो रही है। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। आप बैठ के आराम से उनको देखिएगा। जहां समझ नहीं आए बता दीजिएगा, हम वापस समझा देंगे। चैप्टर का आज लास्ट सवाल है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि कोई चीजें मिस ना हो। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, उदित नए व्यवसाय की शुरुआत की, रोकड़ 5 लाख व माल 1 लाख। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला अकाउंट होता है कैपिटल। दूसरा आएगा हमारा कैश और स्टॉक। रोकड़ को कहते हैं कैश, माल को कहते हैं स्टॉक। कैपिटल आपके व्यक्ति जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके नाम को हम कैपिटल यूज करेंगे। दूसरा लिखा, नकद पर भवन क्रय किया, अकाउंट होगा कैश और बिल्डिंग। 2 अकाउंट ओपन हो गए, कैश और बिल्डिंग। फिर आ रहा है हिमानी से माल खरीदा। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हो, मैं यहाँ नोट डाल रहा हूं, याद रखना, जब किसी व्यवहार में नाम के साथ नकद शब्द नहीं हो तो वह उधार व्यवहार होगा। देखिए, जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति के नाम के साथ नकद शब्द नहीं है, मतलब वो उधार व्यवहार है। उधार में आपके पास 2 स्टेप आते हैं, या तो उधार खरीदा होगा या उधार बेचा होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ आपने उधार खरीदा है या बेचा है? यहाँ आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो? खरीद रहे हैं। वेरी नाइस। और जब भी हम खरीद रहे हैं, उधार खरीदते हैं, उस टाइम हमारे पास क्रेडिटर्स ओपन होते हैं। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। और बेचते हैं तब हमारे पास में आते हैं डेटर्स। खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स और बेचते हैं तो डेटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है? लाइबिलिटीज। और डेटर्स हमारे लिए असेस्ट होते हैं। क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटीज एंड डेटर्स इज असेस्ट। इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जब भी हमने उधार खरीदा है, हमारे पास क्रेडिटर्स ओपन होंगे। जब भी हमने उधार बेचा है, डेटर्स ओपन होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, आशु को माल बेचा। सेम टाइप का ट्रांजेक्शन है। आशु एक व्यक्ति का नाम है, आपने माल बेचा है, कोई कैश वर्ड नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पर भी उधार बेचा गया है। तो यहाँ हमारे क्रेडिट डेटर्स ओपन होगा। नेक्स्ट, बीमा किस्त का भुगतान किया। ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है। बीमा किस्त खर्चा है। एक्सपेंसेज के लिए हमेशा याद रखना, कैश और कैपिटल दोनों में से आपको लेस करना है। कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस करना है। फिर आपका बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस कल आपको बताया था, एक तो लाइबिलिटीज साइड में आपको खोलना होगा और कैपिटल में लाइबिलिटीज में ऐड करना है, कैपिटल में से लेस करना है। भवन पर हास, एक वर्ड आता है हास। देखो हास क्या होता है, इंग्लिश में बोलता है डेप्रिसिएशन। अब हम थोड़ा डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझते हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। देखिए जब किसी स्थायी संपत्ति का, जब किसी स्थायी संपत्ति का, स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग किया जाए, निरंतर प्रयोग किया जाए तो उसके मूल्य में आने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। देखिए कोई सी भी स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति का मतलब होता है जो ऐसी संपत्ति जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक लगी हुई है, कोई सी भी ऐसा स्थिति थी, आप उसे रेगुलर यूज करोगे तो उसके वैल्यू में वैल्यू डाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक कार खरीदी, आपने एक कार खरीदी 8 लाख रुपए में, 1 अप्रैल 2000, जैसे मान लो आपने 1 अप्रैल 2021 को ये कार खरीदी है। मुझे बताओ 4 साल बाद में, आफ्टर 4 ईयर, क्या आपको 8 लाख रुपए मिलेगा इस कार का? मेरा नो आपसे ये सर, क्वेश्चन, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर ये पुरानी हो चुकी होगी। वेरी नाइस। और क्या कारण है नहीं मिलने का? हमने इसको यूज किया है और भाई, हम इसको यूज कर रहे पुराना हैं, मॉडल। पुराना हो जाता है, असिस्ट घिसती है, घिसावट आती है। जैसा आपने आज कार खरीदी है एकदम नई दिखेगी, 4 साल बाद में उसका शेप बदल जाएगा। शेप का मतलब होता है थोड़ा सा पुरानी हो जाएगी, घिस जाएंगे, जैसे उसके टायर घिस गए हैं या उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है वगैरह, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो इस परिवर्तन के कारण उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। आज आपने उसे 8 लाख पे खरीदा है, क्या 4 साल बाद आपको 8 लाख तो नहीं मिलेगा ना? मान लीजिए आपको इसका 5 लाख मिल गया, तो 3 लाख आपके लिए खर्चा लॉस हो गया, और वो लॉस ही आपका डेप्रिसिएशन मानते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी असेट को रेगुलर यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और उसकी जो वैल्यू डाउन होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर आपने आगे लिखा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले हैं कैश और कैपिटल, बिकॉज इट इज ड्राइंग है। ये पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग है मतलब आपके कैश में से पैसा जा रहा है और कैपिटल में से जाएगा। अग्रिम किराया प्राप्त किया, एडवांस इनकम है ये, इसके लिए अलग से कॉलम खुलेगा, एडवांस इनकम। आप मुझे बता सकते हैं एडवांस इनकम क्या होती है? असेस्ट होती है, लाइबिलिटीज होती है? मैंने कल भी समझाया था इसके बारे में। एडवांस इनकम असेस्ट होगी, लाइबिलिटीज होगी? दो ही है, आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी बता दीजिएगा, असेस्ट है लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज। वेरी नाइस, लाइबिलिटीज है। क्यों लाइबिलिटीज है? क्योंकि जो पैसा आपने एडवांस में प्राप्त किया है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को पूरा करके देना है। भाई जब आपने काम, पैसा रिसीव कर लिया किसी से, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको वो काम पूरा करके देना होता है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं, बनाते हैं हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है इसका। सबसे पहला कॉलम होगा आपका एसआर नंबर, एसआर नंबर, फिर आपका पर्टिकुलर्स, अब हमारे पास असेस्ट
अब असेस्ट में हमारे पास कौन कौन से असेस्ट है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से खुले हैं। सबसे पहले कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, तीन तो खुला ही है। पहला कॉलम खुला है हमारा कैश, ठीक है, पहला कॉलम खोलते हैं कैश। एक आया स्टॉक, एक आया बिल्डिंग, फिर आ रहा है आपका डेटर्स। डेटर्स कहाँ से आया, तो डेटर्स आपके वो जो उधार माल बेचा था ना, तो उसके लिए डेटर्स ओपन हुआ था। और देखिए, और आपके पास में असेस्ट में और कोई नहीं है। अब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। ये आपका लायबिलिटी साइड आ गया, बराबर करके अपन लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो, एक तो आया कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, अब इसको भरना कैसे है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम पहले लिखेंगे नंबर फर्स्ट डालकर बिजनेस स्टार्टेड, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो हम अमाउंट लिखेंगे। कैश में है आपका 1,00,000 रुपए, सॉरी, कैश में है 5,00,000 और स्टॉक है 1,00,000, तो कैश में आप लिखोगे 5,00,000, स्टॉक में 1,00,000, दोनों का टोटल आएगा, वो आएगा कैपिटल में 6,00,000। पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया। सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कैश में लिखना है 5,00,000। जितनी कैश से आपने स्टार्ट किया, वो कैश में, जो स्टॉक था, माल था, वो माल में, और बाकी टोटल आएगा वो कैपिटल में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए, यस सर। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन, नकद भवन खरीदा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान से बताइएगा। हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। नंबर 2, बिल्डिंग परचेज्ड। अब आपने बिल्डिंग खरीदी है, मुझे बताओ कैश आएगी या जाएगी? जब हम भवन जाएगी। खरीदेंगे तो कैश आएगी या जाएगी। जाएगी? वेरी नाइस। जब जाएगी। हाँ, तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा, घटेगा, इसीलिए घटेगा। आपको यहाँ से 2,00,000 माइनस करना है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए बिल्डिंग में लिखना होगा, बाकी कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हम नया समीकरण तैयार करेंगे। नेक्स्ट, अगला नया समीकरण तैयार करना है। हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। देखो, 5 में से 2 गए, 3,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 6,00,000। हाँ, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। हिमानी से माल खरीदा। अब आपने हिमानी से उधार माल खरीदा है, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हिमानी। अब मुझे बताओ, आपने हिमानी से उधार माल खरीदा, क्या कैश इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? कैश पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि नहीं हमने होगा। तो नहीं उधार होगा। खरीदा है। दूसरी बात, माल बढ़ेगा या घटेगा? आपका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वेरी नाइस, बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि हमने जब माल खरीदा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स में आएंगे 50,000। फिर से नया समीकरण तैयार करेंगे हम। न्यू इक्वेशन, हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तीन लाख, ये हो गए आपके 1,50,000, 20,000, 2,00,000, 6,00,000, 50,000,
और आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आशु को माल बेचा, लागत मूल्य 25,000, 36,000 में बेचा है। आशु को माल बेचा, आपने उधार बेचा है। आशु को आपने उधार माल बेचा है, लिखते हैं हम गुड्स सोल्ड टू आशु। अब मुझे बताओ, आपने जब उधार माल बेचा है तो क्या कैश पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई कैश पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? बोलो बेटा फटाफट। पड़ेगा। नहीं पड़ेगा बेटा। कैश जब हमने उधार बेचा है तो कैश इफेक्टिव नहीं होगी आपकी। कैश किसी टाइप से कोई इफेक्टिव नहीं है। अब आपने 25,000 का माल था जो 36 में से सोल्ड किया है। कॉस्ट कितनी थी? 25,000, मतलब माल था 25,000 का। तो आपके यहाँ से माल कम होगा या बढ़ेगा? जब हम माल बेच रहे हैं तो माल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कितना माल घटेगा। कितना घटेगा? 25,000। 25,000 का। वेरी नाइस। ठीक है। अब डेटर्स में आपका वैल्यू आएगा 36,000, क्योंकि हमने उसको 36 में बेचा है। अब मुझे बताओ, 25,000 का माल था, आपने 36 में बेचा है। 25,000 का माल 36 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 25 का माल 36 में गया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 600। 11,000। भाई 36,000 में बेचा है ना। 25,000 का गुड्स था, 11,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नया समीकरण तैयार करेंगे। बेटा नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये 11,000 समझ में आ गए सबको? बड़ा आसान था। नेक्स्ट नया समीकरण बना लेते हैं पहले। न्यू इक्वेशन। सेम 3 लाख 1,75,000 सॉरी 1,25,000, 2 लाख, फिर वापस 36,000, 6,11,000 और 50,000। अगला ट्रांजैक्शन लिखा है, बीमा किस्त का भुगतान किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो उसके लिए आपका कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है। हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो तो कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है। कैश में से 3,000 लेस हो गया, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, मतलब आपके यहाँ से कैश जा रही है, और कैपिटल में से ये लॉस है, खर्चा है हमारा, इसलिए दोनों में से लेस करना होगा। कोई सा भी खर्चा हो, कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना होता है आपको। फिर नया समीकरण फिर से बनाओगे। न्यू इक्वेशन 2,97,000, 2,97,000, 1,25,000, 2,36,000, 6,08,000, 50,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन आएगा बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट। आप लिखोगे यहाँ पे 6 पे आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टैंडिंग। कल हमने इसके बारे में आपको सिखाया था, क्या करना है आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए। क्या करोगे? कैश में कोई इफेक्ट नहीं, असेस्ट साइड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइबिलिटीज में कैपिटल में से लेस करना है, आउटस्टैंडिंग में ऐड करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? कैपिटल में से लेस करना है, आउटस्टैंडिंग में ऐड करना है। नेक्स्ट अगला नया समीकरण तैयार करोगे। न्यू इक्वेशन तैयार करनी है आपको। देखिए बेटा, ये सवाल 100% एग्जाम में आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां समझ नहीं आ रहा है वहां पूछ लेना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिमिलर नॉर्मल क्वेश्चंस है।
हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन 2,97,000, 1,25,000, 2,36,000, ये हो गया आपका 6,03,000, 50,000 और 5,000। ठीक है, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। पक्का? कोई डाउट नहीं? यस। नो सर। चलिए नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बेटा ये सारा काम आपको करके मुझे सेंड भी करना है, नोटबुक में करते रहिएगा। भवन पर हास 8,000 रुपए, आपने बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 7 डाल के डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है, और डेप्रिसिएशन एक ऐसा लॉस है जो कभी कैश में पेमेंट नहीं होता है। इस बात का और ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन कभी कैश में पेमेंट नहीं होता है। अब कितना डेप्रिसिएशन लगा है हमारा, तो आपका 8,000 डेप्रिसिएशन लगा। जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे आपकी असेस्ट का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब बिल्डिंग में से लेस करना है और कैपिटल में से भी लेस करना है, बिकॉज इट इज लॉस ऑफ अवर बिजनेस। हमारे लिए लॉस है, इसीलिए आपको कैपिटल में से भी लेस करना है, और बिल्डिंग का वैल्यू डाउन हो रहा है इसीलिए आपको यहाँ से लेस करना होगा। बिल्डिंग में से लेस इसीलिए करना है क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू डाउन हो रहा है, और कैपिटल में से लेस इसीलिए करना है क्योंकि हमारे लिए लॉस है। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन वापस से। 2,97,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, ये हो गया आपका 5,95,000, 50,000, 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका व्यक्तिगत उपयोग के लिए 20,000 रुपए निकाले हैं। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाली है। हम एंट्री करेंगे, नरेशन सॉरी ट्रांजेक्शन लिखेंगे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब आप कैश निकाल रहे हो, कैश निकाल रहे हो मतलब कैश बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। वेरी नाइस। आपको यहाँ से 20,000 लेस करना है। दूसरी बात, आपके यहाँ से पैसा गया मतलब आपका लॉस है, तो कैपिटल में से भी लेस करना है, कैपिटल में से भी लेस करना है। आप यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन 2,77,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,75,000, 50,000 एंड 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अग्रिम प्राप्त किराया, एडवांस रेंट जो आपने रिसीव किया है, ये भी कल हमने एडजस्टमेंट समझा था। हम लिखते हैं एडवांस रेंट, एडवांस रेंट रिसीव्ड। आपने जो रेंट रिसीव किया है इसके लिए आपको असेस्ट साइड में कुछ नहीं करना, लायबिलिटी साइड में ही करना होता है। कैपिटल में ऐड कर, कैपिटल में से लेस करना होगा आपको, क्योंकि ये इनकम पहले आपने मान ली थी, वास्तव में ये है नहीं है। कैपिटल में से लेस करो, एडवांस में वापस ऐड करो। एडवांस इनकम के लिए कैपिटल में से लेस करना है और एडवांस इनकम में ऐड करना है। अब हम नया समीकरण बनाएंगे, न्यू इक्वेशन 2,77,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, और यहाँ हो गया आपका 5,70,000, 50,000, 5,000 एंड 5,000। नेक्स्ट है हिमानी को नकद भुगतान किया। हिमानी से पहले आपने माल खरीदा था, मतलब वो हमारी क्रेडिटर्स थी। हमने हिमानी से माल खरीदा था मतलब वो हमारी क्रेडिटर्स थी। अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू हिमानी, कैश पेड टू हिमानी। अब आप हिमानी को पेमेंट कर रहे हो तो आपके यहाँ से कैश आएगी या जाएगी? आपके यहाँ से कैश आएगी या जाएगी? 20,000 जाएगी, मतलब कम करना है।
और हिमानी मतलब आपका क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स में से 20,000 लेस हो जाएगा, आपके 20,000 क्रेडिटर्स में से लेस होगा। फिर से नया समीकरण बनाओगे, न्यू इक्वेशन। 2,77,000 में से आपका 20,000 गया, 2,57,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 5,70,000, 30,000, 5,000 and 5,000। नेक्स्ट एंड लास्ट, आशु से नकद प्राप्त किया। आशु को पहले आपने माल बेचा था, वो आपको पैसा दे रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। अब आपने आशु से पैसा प्राप्त किया, कैश आ रही है जा रही है? आ रही है। आ रही है, आ रही है मतलब कैश इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, आपका आशु जो डेटर्स था, डेटर्स में से आपको लेस करना होगा, क्योंकि हम उसके 36,000 मांग रहे थे, उसमें से 30 उसने दे दिया है, तो आपको जितना पैसा दे दिया वो आपको लेस करना है। नेक्स्ट, अभी आपका लास्ट इक्वेशन था, हम इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। हम लास्ट में लाइन खींच के इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ओके, यस। फाइनल इक्वेशन ये हो गया आपका 2,87,000, 1,25,000, 92,000, ये हो गया 6,000, क्योंकि 36 में से 30,000 लेस करना है, 5,70,000, 30,000, 5,000 और 5,000। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में समझते हैं। धन्यवाद। इतने कौन आ गया? ओके।